एक यूनानी देवता पोसाइडन इंसानी रूप में एक नदी से बाहर निकलता है। वह एक पुल पार करता है, एक इमारत पर चढ़ता है और अपने भाई जूस से मिलता है। जूस उसे आसमान की तरफ देखने के लिए कहता है। हर तरफ काले तूफानी बादल छाए हैं, लेकिन कोई बिजली नहीं है। उसका मास्टर बोल्ट चोरी हो गया है। हैरान होकर पोसाइडन इसे चुराने से इनकार करता है और जूस को याद दिलाता है कि उन्हें एक दूसरे की शक्तियां लेने की इजाजत नहीं है। जूस पोसाइडन के बेटे पर आरोप लगाता है, लेकिन पोसाइडन जोर देकर कहता है कि उसने उस लड़के को तब से नहीं देखा जब वह एक बच्चा था। फिर भी जूस चेतावनी देता है कि अगर गर्मी के संक्रांति समर सोल्स्टिस की आधी रात तक बोल्ट वापस नहीं मिला तो वह युद्ध की घोषणा कर देगा। अगले दिन पर्सी नाम का एक लड़का सतह पर आने से पहले 7 मिनट तक स्विमिंग पूल में पानी के नीचे बैठा रहता है। उसका दोस्त ग्रोवर उसकी इस काबिलियत की तारीफ करता है और पूछता है कि वह यह कैसे कर लेता है। पर्सी मानता है कि वह नहीं जानता, पानी ही एक अकेली ऐसी जगह है जहां वह साफ सोच सकता है। वे अपनी नई सब्स्टिट्यूट टीचर मिसेस डॉर्स के साथ इंग्लिश की क्लास में जाते हैं। वह बोर्ड पर एक विचार लिखती हैं और उसका मतलब पूछती हैं। भले ही पर्सी अपना हाथ नहीं उठाता, फिर भी वह उसे ही चुनती हैं। डिस्लेक्सिया होने की वजह से उसे शब्द पढ़ने में परेशानी होती है और वह बस इतना कहता है कि उसे नहीं पता। स्कूल के बाद पर्सी अपने घर अपनी माँ सैली के पास जाता है, जो अपने पति गेब के साथ रहती है। पर्सी शिकायत करता है कि उसका डिस्लेक्सिया और खराब लग रहा है और शायद यह उसके ADHD से जुड़ा हुआ है। आपको पता है, मुझे लगा था कि यह स्कूल चीजों को बेहतर बनाएगा। सैली उसे दिलासा देती है, हालांकि वह परेशान दिखती है। अचानक गेब बियर के लिए चिल्लाता है और सैली उसकी बात मान लेती है। पर्सी को नफरत है कि उसकी माँ गेब के इस शराबी और घिनौने बर्ताव को कैसे बर्दाश्त करती है। जब पर्सी जुबान चलाता है तो गेब उसे थोड़ा सम्मान दिखाने की चेतावनी देता है। पर्सी चुप रहता है, लेकिन साफ तौर पर उससे नफरत करता है। अगले दिन पर्सी की क्लास एक ग्रीक म्यूजियम में जाती है। अंदर जाने से ठीक पहले उसे एक आवाज सुनाई देती है, तैयार रहो, सब कुछ बदलने वाला है। वह एक आदमी को देखता है जो पोसाइडन जैसा दिखता है, लेकिन वह गायब हो जाता है। शायद कोई वहम हो। अंदर मिस्टर ब्रूनर जूस, पोसाइडन और हेडिस के बारे में बताते हैं। ये वो भाई थे जो अपने पिता को हराने के बाद आपस में लड़े थे। वह बताते हैं कि देवता कभी इंसानों के साथ घुलते मिलते थे, जिससे देवमानव डेमीगॉड पैदा होते थे। ध्यान भटकने के बावजूद पर्सी आखिरकार सही जवाब देता है। फिर ध्यान देता है कि दीवार पर लिखे पुराने ग्रीक शब्द अंग्रेजी में बदल रहे हैं। एक नाम अलग से दिखता है, पर्सियस। ब्रूनर पुष्टि करता है कि वह सही है, लेकिन चूक जाता है। मिसेस डॉर्स अचानक उससे अकेले में बात करने पर जोर देती हैं। वह उसे एक सुनसान हॉल में ले जाती हैं, गायब होती हैं, फिर उसके ऊपर दिखाई देती हैं और चोरी हुए मास्टर बोल्ट की मांग करती हैं। पर्सी हैरान रह जाता है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, डॉर्स एक राक्षस में बदल जाती है और हमला कर देती है। जैसे ही पर्सी मारे जाने वाला होता है, ब्रूनर और ग्रोवर अंदर भागते हैं, उस जीव पर चिल्लाते हैं और उसे फ्यूरी कहते हैं। ब्रूनर उसे चेतावनी देता है कि यहाँ से भाग जाए वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। राक्षस खिड़की से भाग जाता है, जिससे पर्सी बुरी तरह डर जाता है। वह ब्रूनर को यह कहते हुए सुनता है, मुझे जानना चाहिए था कि वे उसे ढूंढ लेंगे। उलझा हुआ पर्सी जोर देकर कहता है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया है, लेकिन ब्रूनर पहले से ही उसकी बात पर यकीन करता है। वह ग्रोवर को आदेश देता है कि इससे पहले कि और राक्षस आए, पर्सी को हिफाजत के लिए एक कैंप में ले जाएं। ब्रूनर पर्सी को एक पेन देता है और इसे खतरे में इस्तेमाल करने वाला एक ताकतवर हथियार बताता है। पर्सी को इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन ब्रूनर उसे नजरअंदाज करता है और ग्रोवर से कहता है कि वह सैली को खबर दे और पर्सी को सुरक्षित रखे। म्यूजियम से निकलने के बाद पर्सी ग्रोवर से पूछता है कि सच में क्या हो रहा है और ब्रूनर उसे एक रक्षक के रूप में क्यों चाहता है। ग्रोवर मानता है कि वह सालों से पर्सी की देखरेख कर रहा है। हालांकि पर्सी को इस पर शक होता है क्योंकि ग्रोवर बैसाखियों के सहारे चलता है। ग्रोवर जोर देता है कि दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वे घर पहुंचते हैं तो ग्रोवर सैली से तुरंत निकलने का आग्रह करता है, लेकिन गेब उसका रास्ता रोकता है और मांग करता है कि वह रुके और उसके मेहमानों की खातिरदारी करे। पर्सी उसकी बेइज्जती करता है और गेब गुस्सा हो जाता है, लेकिन ग्रोवर अपनी बैसाखियों से उसे नीचे गिरा देता है। जब वे भाग रहे होते हैं, पर्सी कसम खाता है कि उसने कभी मास्टर बोल्ट नहीं चुराया। सैली कहती है कि वह उस पर यकीन करती है और समझाती है कि यह कैंप उसके जैसे खास बच्चों के लिए है। पर्सी को लगता है कि वह पागल हो रहा है, लेकिन वह कहती है कि वह अपने पिता की वजह से खास है। पर्सी उस आदमी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता जिसने उन्हें छोड़ दिया था।
लेकिन सैली जोर देती है कि उसके पिता कभी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इससे पहले कि पर्सी को जवाब मिलते, एक मिनोटॉर सांड जैसा राक्षस उनकी कार पर हमला कर देता है। वे कार क्रैश से बच जाते हैं और पर्सी देखता है कि ग्रोवर अपना असली रूप दिखाता है, एक सेटर, आधा इंसान आधा बकरा। बैसाखियां तो सिर्फ एक छलावा थी। वे कैंप के गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन सैली अंदर नहीं जा सकती। वह पर्सी को बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसकी तरह नहीं है। अचानक मिनोटॉर उसे पकड़ लेता है और तब तक खींचता है जब तक वह गायब नहीं हो जाती। गुस्से में आकर पर्सी को ब्रूनर के पेन की याद आती है। जैसे ही वह इसका केप हटाता है, यह एक तलवार में बदल जाता है। वह राक्षस से लड़ता है, लेकिन तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। जैसे ही राक्षस कमजोर पड़ता है, पर्सी हमला करके उसे मार डालता है और फिर ग्रोवर की बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ता है। बाद में वह कैंप के अंदर एक डिस्पेंसरी में जागता है। ग्रोवर कहता है, कल रात जो हुआ वह कोई सपना नहीं था, तुम्हारी माँ चली गई है। पर्सी पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन ग्रोवर खुद को कोसता है और अपने सींग न होने की वजह से खुद को सिर्फ एक छोटा रक्षक कहता है। पर्सी उसे संभालता है और कहता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। बाहर ग्रोवर पर्सी को कैंप घुमाता है और आखिरकार सब कुछ समझाता है। पर्सी एक डेमीगॉड देवमानव है। उसका डिसलेक्सिया असल में उसका दिमाग पुरानी ग्रीक भाषा के हिसाब से सेट होना है और उसका ADHD उसे फुर्तीला और लड़ाई में माहिर बनाता है। इसी वजह से उसने मिनोटॉर को हराया। पर्सी, जो हमेशा खुद को अजीब समझता था, यह सुनकर हैरान रह जाता है। जैसे ही वे ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचते हैं, पर्सी एक लड़की को बहुत सफाई से लड़ते हुए देखता है। ग्रोवर उसे बताता है कि वह एनेबेथ है, एथेना की बेटी और कैंप के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक। ग्रोवर पर्सी की मुलाकात सेंटोर्स, आधा इंसान आधा घोड़ा, से कराता है और उनमें से एक मिस्टर ब्रूनर हैं। पर्सी अपने टीचर को इस रूप में देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन ब्रूनर अपना असली रूप छिपाने के लिए माफी मांगता है। फिर वह पर्सी को उसके पिता द्वारा केबिन दिखाता है। अंदर पर्सी एक त्रिशूल देखता है और समझ जाता है कि उसके पिता पोसाइडन हैं। ब्रूनर इसकी पुष्टि करता है और समझाता है कि ज्यूस, पोसाइडन या हेडिस के बच्चे होना कितना दुर्लभ है। इस वजह से पर्सी को अब उसके पिता के भाइयों के लिए एक खतरे के रूप में देखा जा रहा है। ब्रूनर गेब के बारे में भी सच बताता है। उसकी गंदी बदबू पर्सी को राक्षसों से छिपाने में मदद करती थी, इसी वजह से सैली ने उसे बर्दाश्त किया। पर्सी यह जानकर टूट जाता है कि उसकी माँ ने उसकी हिफाजत के लिए इतनी कुर्बानी दी और फिर भी वह उन्हें बचा नहीं सका। वह पूछता है कि वह कैंप में क्यों है और ब्रूनर कहता है कि ज्यूस के मास्टर बोल्ट को वापस पाना और दुनिया को तबाह करने वाले युद्ध को रोकना उसका फर्ज है। पर्सी जोर देता है कि यह उसकी परेशानी नहीं है, लेकिन ब्रूनर जवाब देता है कि सिर्फ पर्सी ही ज्यूस को यकीन दिला सकता है कि वह बेगुनाह है। हालांकि उसे पहले ट्रेनिंग लेनी होगी क्योंकि राक्षस यकीनन उसके पीछे आएंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड में ब्रूनर पर्सी का परिचय दूसरे कैंपर्स से कराता है। ल्यूक, जो हर्मीस का बेटा है, उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद ब्रूनर कैप्चर द फ्लैग खेल का ऐलान करता है। एनेबेथ, जो विरोधी टीम की अगुवाई कर रही है, अपना झंडा छिपा देती है, जबकि पर्सी ल्यूक के करीब रहता है। मैच के दौरान ल्यूक दुश्मनों से लड़ता है और पर्सी को झंडा ढूंढने के लिए भेजता है। जंगलों में पर्सी को बिना किसी रखवाले के झंडा मिल जाता है, लेकिन एनेबेथ उस पर अचानक हमला कर देती है और कहती है कि वह हमेशा जीतती है। वह उस पर जोरदार हमला करती है, उसके हाथ को जख्मी कर देती है और बाकी लोगों के सामने उसे आसानी से हरा देती है। ग्रोवर ब्रूनर से लड़ाई रोकने की गुजारिश करता है, लेकिन ब्रूनर मना कर देता है। बुरी तरह पिटने के बाद पर्सी को अचानक पोसाइडन की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पानी की तरफ जाने को कहती है। जैसे ही वह पानी में कदम रखता है, उसके घाव भर जाते हैं और उसकी ताकत वापस आ जाती है। नई ताकत पाकर पर्सी एनेबेथ के सैनिकों को हरा देता है और यहाँ तक कि उसे भी निहत्था करके उसकी तलवार छीन लेता है। उस पर वार करने के बजाय वह झंडा छीन लेता है और अपनी टीम के लिए जीत हासिल करता है। जो कुछ उन्होंने अभी देखा उससे हैरान होकर कैंपर्स पर्सी की असली ताकत देखकर खुशी से चिल्ला उठते हैं। उस रात जब कैंपर्स अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, एनेबेथ पर्सी को चिढ़ाती है और पूछती है कि क्या वह खुद को हीरो महसूस कर रहा है। वह मना करता है, लेकिन वह मजाक करती है कि शायद जल्द ही उसका घमंड बढ़ जाएगा। पर्सी को शक होता है कि वह उसे पसंद नहीं करती और वह जवाब देती है कि उसने अभी तय नहीं किया है। अचानक हेडिस कैंप फायर अलाव की आग में प्रकट होता है। पर्सी की मांग करते हुए जब कोई जवाब नहीं देता तो वह मैदान को जलाना शुरू कर देता है। वह धमकी देता है कि अगर पर्सी अपनी मां को दोबारा देखना चाहता है तो उसे मास्टर बोल्ट वापस करना होगा। हैरान होकर पर्सी उसका सामना करता है। हेडिस बताता है कि सैली मरी नहीं है,
सिर्फ उसे बंदी बनाया गया है और वह पर्सी को उसकी तस्वीर दिखाता है। वह वादा करता है अगर पर्सी उसके लिए बोल्ट लाता है तो उसकी आजादी। हेडिस के गायब होने के बाद पर्सी तुरंत निकलने की जिद करता है। ब्रूनर उसे चेतावनी देता है कि सौदेबाजी के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि पर्सी ने बोल्ट नहीं चुराया था, लेकिन पर्सी अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। उस रात वह चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रोवर उसे पकड़ लेता है और रक्षक के रूप में साथ चलने की जिद करता है। एनेबेथ भी वहां आ जाती है और साथ चलने की मांग करती है। उसका लड़ाई का तजुर्बा बहुत जरूरी है। पर्सी ना चाहते हुए भी मान जाता है। हेडिस तक कैसे पहुंचे यह समझ न आने पर एनेबेथ ल्यूक से पूछने का सुझाव देती है क्योंकि हर्मीस को अंडरवर्ल्ड पाताल लोक के अंदर और बाहर जाने के लिए जाना जाता है। ल्यूक मानता है कि वह कभी अपने पिता से नहीं मिला। वह देवताओं को स्वार्थी बताता है, लेकिन कहता है कि उसे एक बार हर्मीस के घर में जादुई उड़ने वाले जूते और एक नक्शा मिला था। नक्शा हेडिस की पत्नी परसेफोनी के 3 मोतियों की तरफ इशारा करता है जो अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। वह समझाता है कि उन्हें एक मोती पर पैर रखना होगा और उस जगह की कल्पना करनी होगी जहां वे जाना चाहते हैं। उनके निकलने से पहले ल्यूक पर्सी को एक ढाल शील्ड तोहफे में देता है। उनका पहला पड़ाव मूर्तियों से भरा एक सुनसान रेस्टोरेंट। एनेबेथ सोने के सिक्कों के एक फव्वारे को देखती है और पर्सी को कुछ सिक्के देती है। वे पहले मोती की तलाश के लिए अलग हो जाते हैं। एक रहस्यमयी औरत एनेबेथ से मदद की भीख मांगती है और उसे खींचकर दूर ले जाती है। इस बीच ग्रोवर को अपने दिवंगत चाचा की एक मूर्ति मिलती है जो डरावनी हद तक असली लगती है। उसे एहसास होता है यह मेडुसा का ठिकाना है। घबराकर वह पर्सी को चेतावनी देने और एनेबेथ को ढूंढने के लिए भागता है। जैसे ही एनेबेथ और बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट से भागने की कोशिश करती हैं, वे सीधे मेडुसा के सामने आ जाती हैं। वह एथेना की बेटी का स्वागत करती है और कहती है कि वह सिर्फ मूर्तियों के साथ अकेली महसूस करती है। जब एनेबेथ पूछती है कि वह कैसे जानती है कि वह कौन है, तो मेडुसा कहती है कि वह इसे महसूस कर सकती है। एनेबेथ के बालों की तारीफ करती है और एथेना द्वारा श्राप दिए जाने से पहले की अपनी खूबसूरती को याद करती है। अपना स्कार्फ हटाते हुए मेडुसा बालों की जगह सांपों को दिखाती है, फिर अपना चश्मा उतारती है और उनसे अपनी तरफ देखने को कहती है। एनेबेथ जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और बूढ़ी औरत को भी ऐसा ही करने को कहती है, यह जानते हुए कि मेडुसा की नजर लोगों को पत्थर बना देती है। लेकिन बूढ़ी औरत थक जाती है और तुरंत देख लेती है और एनेबेथ का हाथ पकड़े पकड़े ही मूर्ति बन जाती है। जैसे ही मेडुसा एनेबेथ पर अपनी आंखें खोलने का दबाव बनाती है, ग्रोवर और पर्सी आ जाते हैं क्योंकि वे उसे सीधे नहीं देख सकते। अब पर्सी इस सब को कैसे हैंडल करेगा? क्या वह अपने पिता की मदद से अपनी मां को बचा पाएगा या फिर अंडरवर्ल्ड का यह जाल उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा? यह सब जानने के लिए मिडनाइट मीडिया को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला पार्ट मिस न हो। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं।